आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा है कि भारत में सब कुछ कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की है और सरकार ने साफ साफ कहा है कि कोई कमी नहीं है। अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की जो कोशिश हो रही है उससे बचना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इन चीजों को लेकर सतर्क है। देखिए, दुनिया में ये तो 13वां दिन आज लड़ाई का हो गया और पाकिस्तान में तो राइट हो गया एलपीजी ऑयल को लेकर के जो रिपोर्ट आ रहा है। भारत में सब कुछ कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि कोई कमी नहीं है। लेकिन जब आप होर्डिंग शुरू कर देते हैं, अगर एक गैस का आप लेके जाते हैं एलपीजी का और वो 50 दिन 55 दिन चलता है और आप 10-15 दिन में ही लेना शुरू कर दें तो वो तो दिक्कत होगा। तो इसलिए ये जो अफवाह फैला के माहौल खराब करने का जो भी कोशिश हो रहा है उससे बचना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी खुद सारे सिचुएशन को देख रहे हैं कि कोई कमी नहीं है अभी, और लेकिन होर्डिंग नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया में जब चलता है अफवाह उससे बचना चाहिए। लेकिन सरकार सतर्क है इन चीजों को लेकर के। लेकिन वॉर तो है, प्रॉब्लम तो है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से कहा था कि चुनाव के बाद वो पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे और वो अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर रहे हैं। 5 साल हमारे कैसे होंगे और हम किस तरह से 5 साल काम करेंगे, उन्होंने उसकी रूपरेखा तैयार की है और वो उसके बारे में जनता को बता रहे हैं। वे प्रदेश की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश की जनता के अभिभावक हैं। बात है, सीएम अपने कमिट किया था पूरी जनता को कि चुनाव के बाद हम पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे और वो अपना घूम रहे हैं। कमिटमेंट जो उनका है, 5 साल हमारा कैसा होगा, किस तरह से हम 5 साल काम करेंगे, उन्होंने सब रूपरेखा तैयार किया, वो जनता को बता रहे हैं। कल भी काफ़ी सारी घोषणाएं की। ये अच्छी बात है ना, सुपौल, मधेपुरा, ये सब। भाई सीएम इज यू कैन से दैट ही इज अभिभावक। यू कैनॉट उनको खाली मुख्यमंत्री में नहीं बांध सकते हैं। इस प्रदेश की जनता के अभिभावक हैं और हमेशा ताजीवन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो अभिभावक रहेंगे। और कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाए, अभिभावक की बात को उठाने की किसी में ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि जनता के प्यार से, किसी के दया से नीतीश कुमार नहीं बने हैं। वो जनता के प्रति अपने समर्पण को दर्शा करके, जनता के प्रति अपना उन्होंने सब समर्पित करके इस प्रदेश के अभिभावक बने हैं। तो निश्चित रूप से उनका दौरा, उनका आप देखे नहीं, जब निर्णय हुआ तो किस तरह से पूरा बिहार मर्माहत था, पूरा बिहार मर्माहत था। और ये बात यह प्रमाणित करता है कि नीतीश कुमार के लिए पद जो है कोई चीज़ नहीं है। ये तो आने वाले जो पॉलिटिकल जनरेशन है, जो जेनजी है, उसके लिए बहुत बड़ा सबक है कि लोग रूल करने से ज़्यादा लोगों के दिल में बसना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी घबराहट में है, परेशान है। सत्ता जाने का भय उनको बेचैन कर रहा है। घबराहट में वे कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन सच यही है कि लोग उनसे मुक्ति चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बंगाल के लोग यह मन में संकल्प ले चुके हैं। देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी घबराहट में है, परेशान है। सत्ता जाने का भय कहीं न कहीं उनको नर्वस कर रहा। आज राष्ट्रपति महोदया का अपमान करना, गवर्नर जो थे उनके बारे में किस तरह से अपमानित करना, शिकायत करना, और अब चुनाव आयोग के बारे में काले झंडे दिखाकर किस तरह से संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान करते हैं। घबराहट में ये कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन सच यही है, कल हमने यहाँ की जनता की भावनाओं को देखा है। लोग इनसे मुक्ति चाहता है। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हर बंगाल के लोग ये मन के अंदर संकल्प ले चुके हैं कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, सनातन सांस्कृतिक विरासत
भारत को गौरवान्वित करता है और भारत के भूमि पर कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया मानसिकता स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जनता दल कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए निशांत कुमार का स्वागत किया और उन्हें फूल गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत रखने की जिम्मेदारी धीरे धीरे निशांत कुमार को सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में निशांत कुमार ने जेडीयू कार्यालय पहुंचकर युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि यूएसए लगातार बोल रहा था ईरान पर किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे। सबसे पहले युद्ध इजराइल की तरफ से शुरू हुआ और यूएस ने उसे समर्थन दिया। सत्र के दौरान पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया कि हमारे पास 72 दिन का तेल भंडार है, एलपीजी स्टॉक है, एलएनजी पर कोई किल्लत नहीं है। हम किसी की भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। जब दाम कम थे तो जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, तेल कंपनियों को मुनाफा मिलता रहा, लेकिन जैसे ही दाम बढ़े तो सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। आज गैस पर निर्भर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। पुणे में सौदागृह को बंद कर दिया गया है। आपने क्या तैयारी की थी? देखिए, जिस तरीके का माहौल बन रहा था, यूएसए लगातार बोल रहा था ईरान पे किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले वॉर छिड़ने से पहले हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री इजराइल जंग सबसे पहले जंग जो छिड़ी है वो इजराइल की तरफ से छिड़ी है और यूएस ने उसमें समर्थन दिया है। तो ये सब जानने के बावजूद पिछले बजट सेशन में जब ब्रेक हुआ था बीच में, जो इसी सेशन में सत्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया है कि हमारे पास 72 दिन का ऑयल रिजर्व्स हैं, एलपीजी स्टॉक है, एलएनजी पे कोई किल्लत नहीं है, हमने सब वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रप्शंस। और पहले ही हफ्ते में जब डिस्काउंटेड ऑयल मिलता था उसका जो एडवांटेज है जनता को नहीं मिलता था। वो ऑयल रिजर्व्स प्रॉफिट करती थी, ऑयल कंपनीज प्रॉफिट करती थी और हमारा सरकार प्रॉफिट करती थी। जनता को उसकी कोई तरीके का एडवांटेज नहीं मिला। पर जैसे ही फर्स्ट साइन ऑफ डिस्ट्रेस हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए पर साथ ही साथ राशन भी करने लग गए डोमेस्टिक यूज के लिए। कमर्शियल यूज का तो ये हाल है कि आज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो गैस पे निर्भर हैं, उनको अपना प्रोडक्शन कट डाउन करना पड़ रहा है। सारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा है महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, वहां से ये बातें आ रही हैं। यहां तक कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स जो चल रहे थे पुणे में, वो बंद कर दिए गए हैं। तो आपने क्या तैयारी की थी? क्या आपको युद्ध का संदेशा नहीं था, अंदाज नहीं था होने वाला है? तो अब प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं तो हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए प्राथमिकता बन गई है। अब पूरे देश भर में आपने एस्मा लागू कर दिया है, आपने राशन कर दिए हैं, शॉर्टेज पड़ रही है, तो वो आगे बढ़कर उन्होंने मीटिंग ली है। मैं उम्मीद करती हूँ उससे किसी तरीके से जनता को फायदा होगा। एलपीजी गैस के सिलेंडर बड़े ही बड़े, साथ में एयरलाइंस के सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज बढ़ने लग गए हैं। तो यानी जनता सारी मार खाए और एक अनप्रिपेयर्ड गवर्नमेंट की वजह से सारा भार जनता पे पड़े, ये कहां तक सही है? ग्लोबल पीयूष गोयल साहब का बयान आया है, ही सेड एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। पहले तो ये यूनियन मिनिस्टर क्लैरिफाई कर दें, कॉमर्स मिनिस्टर, कि इनके कार्यक्षेत्र में है या नहीं है। क्योंकि जब यूएस इंटरिम ट्रेड डील हुआ था और उनसे सवाल पूछा था क्या इंडिया ने इस बात को अग्री किया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, ये वही कॉमर्स मिनिस्टर है जिन्होंने कहा था ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। वही तेल की बात कर रही हूँ, तेल उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, ना वो खरीदते हैं, ना ही वो बेचते हैं, ना ही वो ट्रेडर है, ना ही उनका व्यापार है। और आप जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछिए। और अब यही कॉमर्स मिनिस्टर पेट्रोलियम मिनिस्टर को जो जवाब देना चाहिए वो अपने कार्यक्षेत्र में बता रहे हैं। यानी पूरी की पूरी सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है। और अगर अब तेल उनके कार्यक्षेत्र में आ गया है तो अब जनता के मन में जो सवाल है कि क्या इंटरिम डील के लिए आपने ये कॉम्प्रोमाइज किया था, इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया था, जहां पे आपने कहा हाँ हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, और वही अमेरिका बता रहा है कि उन्होंने 30 दिन के लिए हमारे देश को अलाउ किया है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। तो अब वो इस जवाब से पहले जो ये दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उससे पहले ये बताएं कि क्या हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स यूएस के हवाले कर दी। जेएमएम सांसद महुआ माछी ने एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा है कि लोगों में डर दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं झारखंड रांची से आ रही हूं, वहां भी एलपीजी की लाइन लग गई है।
और पेट्रोल पंप में भी काफ़ी भीड़ दिख रही है। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसे नहीं लगता कि ये तुरंत रुकने वाला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के तमाम सांसदों को विश्वास में लेकर इस पर गंभीर विचार विमर्श करें। देखिए, लोगों में जो डर है पूरे देश भर में देखा जा रहा है। मैं झारखंड से आ रही हूँ, रांची से 2 दिन पहले। वहाँ भी एलपीजी की लाइनें लग रही हैं और पेट्रोल पंप में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। देखिए, युद्ध जैसे आगे बढ़ रहा है और ये नहीं लगता है कि अभी तुरंत रुकने वाला है। और जिधर से स्रोत है आने का, पेट्रोल और एलपीजी के भी जो स्रोत हैं, वो तमाम रास्ते अगर बंद हो जाए या जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, तो हमें यहाँ प्रधानमंत्री जी को मीटिंग तो करनी ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि वो विपक्ष के तमाम सांसदों को कॉन्फिडेंस में लेकर इस पर गंभीर विचार विमर्श करे। ये तो संयोग है कि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, सारे सांसद यहीं पर है, तो उनसे राय मशवरा करके, अभी ये संकट की घड़ी है और अभी ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने वाला है। इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, परमाणु युद्ध भी होने की कगार पे है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को स्थगित करके मुझे लगता है सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करना चाहिए कि खाड़ी देशों से कैसे हमारे लोगों को वापस लाया जाए, उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए। छोटे छोटे होटल्स हैं, अभी देखिए बड़े होटल के जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि ढाबों में, गांव देहात में या सड़कों पर कितने जगह छोटी छोटी गुमटियां हैं, कितने ऐसे होटल हैं जो आजीविका चलाते हैं उसी से। अब वो तो अगर नहीं मिलेगा एलपीजी तो उनका तो पूरा व्यवसाय भी ठप हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक तरह से इमरजेंसी है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर गंभीर विचार विमर्श करके अन्य मुद्दों को साइड करके सांसदों के साथ विचार विमर्श करें और अच्छे से इसका कोई समाधान निकाले, न कि अमेरिका के कई बातों पर, ट्रम्प के कई बातों पर अमल करके देश के आत्मसम्मान को आघात पहुंचाए। टिकट्स भी महंगी हो गई सरचार्ज की वजह से। जी, देखिए, फ्लाइट्स के टिकट पर तो पहले से ही कोई कंट्रोल नहीं था। हम लोग तो बार बार पार्लियामेंट से लेके हर जगह सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि फ्लाइट की टिकट्स पर कंट्रोल किया जाए और अब तो एक अच्छा मौका मिल गया है कि पेट्रोल के नाम पर टिकटें और बढ़ जाएंगी। सारे लोग बहुत अमीर नहीं होते, फ्लाइट में जो भी ट्रैवल करते हैं बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। कोई हेल्थ इश्यूज़ के कारण कहीं जाता है, किसी की शादी होती है, कोई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा होता है, कोई बीमारी की वजह से जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को फ्लाइट की टिकटों पर इमीडिएटली अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, लोगों में जो डर है। आगे बढ़ेंगे। बोकारो सेक्टर 4 थाना में मामला कुछ गंभीर हुआ जब आरोपी की पहचान को लेकर जब पुलिस बोकारो थाना क्षेत्र 4 में गए तो उसके बाद पथराव किया गया है पुलिस पर। देखिए, बोकारो सेक्टर 4 थाना अंतर्गत डीएवी स्कूल परिसर में दो गुट आपस में भिड़ गए। मौके पर गई पुलिस पर भी पथराव किया गया। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि एक कार को आग के हवाले कर दिया गया और देखते देखते पूरा परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस उपाधीक्षक नगर आलोक रंजन ने कहा कि यह आपसी रंजिश में मारपीट हुआ है। कुछ दिन पहले भी मारपीट हुई थी, जिस संबंध में सिटी थाना में कांड दर्ज किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। माहौल उस वक्त तनावपूर्ण होने लगा था जब कुणाल सिंह का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अंततः पुलिस ने कुणाल सिंह को देर रात घायल अवस्था में बरामद कर लिया, जिसका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि टीएमसी पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है तो आप पर सवाल उठता है कि आप क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे? फिर आपका यहाँ चुनाव लड़ने का क्या औचित्य है? आप जहाँ से चुनाव आयोग को मानते हैं, जहाँ के चुनाव आयोग को मानते हैं, वहाँ जाकर लड़िए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़िए। है क्या उनके पास संख्या? मुझे तो लगता है कि संख्या नहीं है। अब इलेक्शन की ऋतु है, बहुत सारे चीज़ें होगी। जैसे बारिश के मौसम में मोर नाचते हैं, इलेक्शन की ऋतु आ गई, अब टीएमसी वाले मोर नाचेंगे। धरना हुआ उधर भी नाचा, कोई देखा नहीं, जंगल में नाचने जैसा हो गया। तो अभी बहुत सारी चीज़ होगी, पहले लाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो भारत के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो सवाल आप पे उठता है कि आप क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो आपको क्या यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का औचित्य है? अब जहाँ के इलेक्शन कमीशन को मानते हैं वहाँ जाके लड़िए, पाकिस्तान में लड़िए या बांग्लादेश में लड़िए।
बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी की यह आदत है कि वो कोई एक प्रस्ताव देंगे और जब उसके बाद चर्चा का समय आएगा तो वो भाग जाएंगे। राहुल गांधी को संसद का समय बर्बाद करना है, संसद में बाधा डालनी है, उनका यही काम है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी की यही आदत है। कोई मोशन एक मूव करेंगे, कोई प्रस्ताव देंगे और उसके बाद जब चर्चा का समय आएगा तो वो भाग जाएंगे। तो राहुल जी को संसद का समय बर्बाद करना है, संसद को डिस्टर्ब करना है, यही काम है उनका। और कोई कंस्ट्रक्टिव काम देश में होने नहीं देना है, संसद में होने नहीं देना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि शिवसेना की पूरी ताकत क्या है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे की ताकत क्या है। दोनों की ताकत बाला साहब ठाकरे है। बाला साहब ठाकरे के मूल्यों पर चलकर एकनाथ शिंदे हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंने कल सदन में बताया कि 1979 में बाला साहब ठाकरे की पत्नी पर गोली चली, उनको मारने की साजिश हुई। जब उनको पूरी साजिश का पता चला तब उन्होंने भाषण दिया कि मैं जीवन में मरना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी या कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और आज वही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ हैं। शिवसेना की पूरी ताकत क्या है, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे साहब की? दोनों की ताकत बाला साहब ठाकरे हैं। बाला साहब ठाकरे के मूल्यों पर चलकर एकनाथ शिंदे जी हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल है। अब जो मैंने बताया कल पार्लियामेंट में, जिसमें कि शिवसेना के अरविंद सावंत, जिसको कोई जानकारी नहीं इतिहास की, भूगोल की, 1969 में बाला साहब ठाकरे की तो बात छोड़िए, उनकी पत्नी, जिनको कि सभी भगवान की तरफ पूछते हैं, मीनाताई ठाकरे, उनके ऊपर गोली चली, उनको मारने की साजिश हुई 69 में। उनका रिवॉल्वर का लाइसेंस कैसे कैंसिल हो, इसके लिए आपसे मुझे पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब न वो एमपी थे, न एमएलए थे, न शिवसेना कोई बहुत बड़ी थी। और जब उनको 76-77 के आसपास इसके पूरे साजिश का पूरा पता चला कि ये पूरे कांग्रेस ने उनको जानबूझकर क्लब करने के लिए कहा था, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा भाषण दिया कि मैं जीवन में मरना पसंद करूंगा, जहर खाना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी के साथ नहीं जाऊंगा, कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कभी भी इस तरह के हत्यारों के साथ नहीं जाऊंगा। और आज वही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ सरकार बना के, उनके सलाहकार कौन हो गए हैं? संजय राउत। उनके सलाहकार कौन हो गए? अरविंद सावंत। ये सारे लोग जिनको कि हिंदुत्व से नहीं लेना देना है, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, केवल झूठ बोलकर, केवल मोदी जी के विरोध के लिए आइडियोलॉजी की तिलांजलि देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही बात हमने कही है, इम्पोर्टेंट बात ये है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।